कौन सा लेक्चर है रोशन? इज इट 8? ओके। यस, थोड़ा सा आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, जब तक ठीक होगा तब तक आपको काम देते हैं। क्लास असाइनमेंट का एक्सरसाइज 3 का असाइनमेंट तो है ना? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 3 ही क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। असाइनमेंट में तो कोई ब्लर नहीं होगा। चलिए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई कीजिए, 2 ट्राई कीजिए और 3 ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। क्वेश्चन क्या था? 10 ग्राफो ए एक्सरसाइज क्लास असाइनमेंट का है, ठीक है। तो 10 ग्राम ऑफ आर्गन गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली at a temperature of 27 degree, right, from 10 liter to 5 liter. Calculate Q, W, delta E and delta H for this process. तो यहाँ पे रिएक्शन जैसा कोई बात नहीं है। ये हो गया फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस, राइट। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस ना, तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस के लिए हम लोग ये फार्मूला तो लगा ही सकते हैं, राइट। और आइसोथर्मल है तो डेल्टा टी 0 हो जाएगा। बट मैं बताया था कि ये फार्मूला कब काम आएगा? फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस के लिए। तो डेल्टा H 0, एग्री। व्हाट अबाउट डेल्टा E? सर सेम, एन सी भी डेल्टा टी, ये भी तो 0 हो जाएगा। ओके। उसके बाद फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डेल्टा E इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और डेल्टा E 0 है तो Q प्लस डब्ल्यू, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस डब्ल्यू। तो W निकल जाएगा तो Q भी निकल जाएगा, करेक्ट। तो W कितना सर? -2.303 nRT log V2 बाई V, यस, log V2 बाई V1 -2.303। n का वैल्यू कितना है? तो आर्गन का 1/4, आर का वैल्यू 2 कैलोरी लेना है, और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 25 डिग्री से ना, तो 300 हो गया। और लॉग कितना? लॉग हाफ, तो लॉग हाफ का वैल्यू हो जाएगा सर, हो जाएगा -0.301, राइट।
देखिए तो डायरेक्ट इतना लिखते हैं स्टूडेंट, हालांकि यहाँ पे तो log 2 का वैल्यू 0.3 ही लेने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पे log 2 नहीं, मेरा log हाफ है, तो log हाफ को log 1 माइनस log 2 कर सकते हैं, और log 1 का वैल्यू 0, और माइनस माइनस बिकम्स प्लस, कैलकुलेशन पार्ट आपका कैलकुलेट हो जाएगा ना। और W निकल गया था, Q कितना हो जाएगा, उसमें निगेटिव कर दीजिएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिए। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 2? हाँ एन सी पी, एक इसका क्वेश्चन है। हाँ शशांक इसमें नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है। Q इक्वल टू Q, आप जो बोल रहे हैं उसमें Q इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, मतलब आप QP बोलना चाह रहे हैं, राइट। बट कंडीशन तो कांस्टेंट प्रेशर का नहीं है, कंडीशन तो कांस्टेंट टेम्परेचर का है क्वेश्चन में, ठीक है। इसलिए इस केस में इसको ऐसे सॉल्व करना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बना है या नहीं बना है? नहीं बना है तो मैं सॉल्व करूंगा, नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 साथ मिलकर करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में है ए सैंपल ऑफ आर्गन गैस एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 27 डिग्री सी एक्सपैंड रिवर्सेबली एंड एडियाबेटिकली, मतलब प्रोसेस रिवर्सेबल है और एडियाबेटिक भी है, राइट। एंड वॉल्यूम एक्सपेंडेड फ्रॉम 1.25 DMQ टू 2.5 DMQ। 1 DMQ मतलब 1 लीटर होता है, तो पता है ना आप लोग को। चलिए तो कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज इन दिस प्रोसेस। CV फॉर द आर्गन, CV अगर नहीं भी देता तब भी हम लोग निकाल लेते हैं, राइट। CV क्या होता है, आर्गन मोनोएटॉमिक है, राइट। तो CV कितना रहा था, 3/2 बार। अगर नहीं भी दिया जाता तो हम लोग निकाल के रेडी हो जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में मान लेते हैं Q पूछा जाता, तो सर Q तो पूछने का कोई मतलब ही नहीं है, एडियाबेटिक बोला तो Q तो 0 हो जाएगा, राइट। तो Q नहीं पूछा गया है, इंथैल्पी Q 0 है, नॉट इंथैल्पी, राइट। Q और डेल्टा H इक्वल होता है जब कांस्टेंट प्रेशर रहता है, एग्री। बट मैं बताया था कि व्हाट एवर द प्रोसेस फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस के लिए आप डेल्टा H के लिए आप ए फार्मूला लगा सकते हैं, एग्री ना। यहाँ पे Q 0 है, डेल्टा H 0 नहीं है, ओके स्टूडेंट। तो एन सी पी डेल्टा टी, एन तो पता है 1/4 और सी पी भी पता है, सी पी कितना हो जाएगा 5/2 आर, करेक्ट। अब सर अगर हम लोग को T2 माइनस T1 निकल जाए तो काम बन जाएगा, नहीं शुभांकर, T2 माइनस T1 हो जाएगा तो काम बन जाएगा ना। एन गिवन नहीं है, गिवन है। इनिशियल कंडीशन में ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। अब हाँ ना बोलते ही नहीं है, सबसे बड़ा समस्या ये है। तो इज इट कंपलसरी कि पूरा एकदम रेडीमेड बना के सजा के दिया जाएगा? नहीं तो ये तो सोचना था, नहीं सोचे तो कोई बात नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं है। इतना तो यहाँ तक ए लिखने में कोई प्रॉब्लम है सर, ये तो लिख सकते हैं, राइट। चलिए कोई बात नहीं है। एन 5/2 आर T2 माइनस T1,
करेक्ट। सर 5/2 को बाहर रख लेते हैं, A0T2 माइनस A0T1, इतना तो लिख सकते हैं ना। और 5/2 A0T2 के बदले P2 V2 लिख सकते हैं, हम माइनस P1 V1। अब बस सर P1 V1 तो पता है, P1 दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है, P1 भी है पता, V1 भी पता है, P2 और V2 पता चल जाए तो काम मिल जाएगा, राइट। और V2 भी पता है, राइट। बस P2 पता चल जाए तो काम बन जाएगा। तो P1 V1 के पावर गामा इक्वल टू P2 V2 के पावर गामा, एग्री। तो P2 के लिए कितना, P1 V1 बाई V2 के पावर गामा। हाँ ना बोलते रहिएगा, सही लिखा। अरे है 1 ATM, राइट। अब V1 बाई V2 कितना, एक्सपेंड कर रहे थे ना, तो सर यहाँ पे हो गया हाफ, राइट। अब गामा का वैल्यू यहाँ पे कितना रहेगा, गामा जो भी रहेगा उसका वैल्यू आप नहीं निकाल पा रहे हैं। तो जहाँ पे सपोज कीजिए मैं 2 के पावर 3.7 पूछूंगा, आपसे नहीं निकल पाएगा। तो जहाँ पे इस टाइप का पावर का नहीं निकल पाएगा, वहाँ पे क्या करते हैं, लॉग लेते हैं और एंटी लॉग लेते हैं, राइट। तो समझे शुभंकर, तो क्या करेंगे सर, पहले लॉग ले लेंगे, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा नहीं। और लॉग लेने के बाद क्या गामा को बाहर निकाल सकते हैं। और गामा तो आपके हाथ में है ही, मोनोटोन में गामा कितना था, 1.66 ना। तो चलिए log P2 इक्वल टू 1.66 इंटू लॉग हाफ का वैल्यू सर -0.3 ले लीजिए, राइट। हमारे 0.301, अगर थोड़ा सा शॉर्टकट नहीं -0.301 ही आप लोग लिखिए, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1. कितना 18 19, ठीक है। 0 कितना हो गया शाबाश, -0.498 हो गया सर, राइट। और आपको एंटी लॉग निगेटिव वैल्यू का देखने के लिए सिखाए हैं, पक्का सिखाए होंगे। एंटी लॉग देखने के लिए सिखाए ही नहीं है, निगेटिव का भी सिखाए होंगे। जहाँ पे एंटी लॉग सिखा रहे थे वहाँ एंटी लॉग, भाई ऐसा तो पक्का सिखाया होगा, ऐसा आप लोग बोल देते हैं ना, एंटी लॉग -2.65, राइट। तो मैं बोला था कि इसको प्लस में कन्वर्ट कर लीजिएगा, -3 + 0.35 लिख लीजिएगा, राइट। याद कीजिए, शायद याद आ जाए। अब बोलते 3 बार के बदले 10⁻³ लिख दीजिएगा, फिर 0.35 का देख लीजिएगा। कहीं पे पक्का लिखे होंगे, वहाँ पर देख लीजिएगा। मेरा काम यहाँ, चलिए बाय टेकिंग एंड, मेरा बस यहाँ पे इतना ही काम है, और जिनको नहीं याद आ रहा है उनको बाद में मैं सिखा दूंगा। यहाँ के बाद बाय टेकिंग एंटी लॉग, क्या ये वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से बाय टेकिंग पक्का सिखाया हो निगेटिव का, अगर एंटी लॉग सिखा रहा होगा तो पॉजिटिव का भी सिखाया होगा, निगेटिव का भी सिखाया होगा। तो बाय टेकिंग एंटी लॉग वी कैन गेट द वैल्यू। बाकी लोग बोलिए, जितने लोग ज्वाइन किए, क्या एंटी लॉग निगेटिव वैल्यू का इस टाइप से हम लोग सीखे थे तब। तो बाय टेकिंग एंटी लॉग वी गेट द वैल्यू ऑफ P2, इस P2 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, तो हो जाएगा P2 V2 - P1 V1, और उसके बाद आंसर आ जाएगा, ओके। बट यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका लीटर एटीएम में आएगा। तो क्या लीटर एटीएम को कन्वर्ट कर लेंगे जूल में या कैलोरी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, IIT 2001 में
5 मार्क्स में आया था एडवांस में, अरे फ्री में मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं बात कर रहा हूँ। सब लोग सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 और लिख लीजिएगा IIT 2001। अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 3 का थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा स्टूडेंट, हो सकता है कि वहाँ पे एक आध लाइन छूटा हुआ है। मैं पूरा क्वेश्चन नंबर 3 टाइप जो कर रहे होंगे उनसे छूट गया होगा। मैं पूरा क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहा हूँ। 2 मोल्स ऑफ ए परफेक्ट गैस अंडरगोज द फॉलोइंग प्रोसेस। ए में है रिवर्सेबल आइसोबेरिक एक्सपेंशन फ्रॉम 1 atm 20 लीटर टू 1 atm 40 लीटर, यहाँ तक लिखा हुआ है। बी में है ए रिवर्सेबल आइसोकोरिक चेंज टू ए आइसोकोरिक चेंज फ्रॉम 1 atm 40 लीटर टू हाफ atm 40 लीटर। ये छूटा हुआ होगा, इसको लिख लीजिए। 1 atm 40 लीटर टू हाफ atm 40 लीटर हो गया। अब उसके बाद थर्ड पाथ का लिखा हुआ है ए रिवर्सेबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, ए रिवर्सेबल आइसोथर्मल कंप्रेशन फ्रॉम हाफ atm 40 लीटर टू 1 atm 20 लीटर हो गया। उसके बाद सब कुछ होगा उसमें लिखा हुआ, देखिए तो। चलिए आप लोग ट्राई कीजिए, आपको थोड़ा सा खुशी होगा कि हाँ IIT का 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया। देखिए तो नहीं लगता कि सर इससे टफर टफर प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व किए थे, स्केच ड्रॉ किए थे, राइट? अब वापस जो फाइनल स्टेट है उन्हें तक इनिशियल स्टेट के साथ मैच कर गया। इसका मतलब कि डैम्स और दिस द केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, राइट? यहाँ पे था कितना लीटर, 20 लीटर एंड 1 atm। वहाँ से पहला काम किया था आइसोबोरिक एक्सपेंशन 40 लीटर। फिर यहाँ पे क्या हुआ, आइसोकोरिक प्रेशर कम हुआ था हाफ atm। और फिर यहाँ से अगेन कंप्रेशन किए, राइट, आइसोथर्मली। तो पहला काम होते ही अब उसके बाद निकालना क्या है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैलकुलेट टोटल वर्क, मतलब सब कुछ निकालना है। सर ये हैप्पीएस्ट मोमेंट है, यहाँ पे कोई रिएक्शन तो हो नहीं रहा है। साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा H 0 रहेगा, स्टेट फंक्शन है, राइट? और डेल्टा यू भी 0 रहेगा, फ्री में मार्क्स है ना। तो डेल्टा H निकल गया, डेल्टा यू निकल गया,
अब आइए पूरे कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा सकते हैं? सर लगा सकते हैं, राइट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोग किसी दो पॉइंट के बीच में भी लगा सकते हैं और कंप्लीट साइकिल में भी लगा सकते हैं। और कंप्लीट साइकिल का डेल्टा यू है 0। तो यहाँ पे साइकिल, तो यहाँ भी साइकिल, यहाँ भी साइकिल। तो क्या क्यू साइकिल इक्वल टू माइनस डब्ल्यू साइकिल लिख सकते हैं? तो सर अगर डब्ल्यू निकल जाए तो क्यू निकल जाएगा, राइट। और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और साइन में जस्ट अपोजिट। एग्री? और डब्ल्यू साइकिल इक्वल टू डब्ल्यू ए से बी। टी शर्ट दे देना उसका जरा वहाँ एक दो ठो नहीं लेके जाओ, लेके जाओ। ओके स्टूडेंट, तो डब्ल्यू ए बी, डब्ल्यू बी से सी और डब्ल्यू सी से ए टर्म का वर्क तो 0 रहेगा, करेक्ट। तो क्या डब्ल्यू ए से बी तक का वर्क निकाल लेंगे? क्या होगा सर? माइनस पी डेल्टा वी, राइट। और माइनस 1 और डेल्टा वी कितना? 20 ना, मतलब माइनस 20 लीटर एटमॉस्फेयर। बाद में इसके बाद जूल में आंसर आएगा तो जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। और डब्ल्यू सी से ए का निकाल लेंगे, हाउ मच? तो डब्ल्यू सी से ए तक का रहेगा -2.303 एन आर टी। और ए का टेम्परेचर और सी का तो सेम ही टेम्परेचर रहेगा, लॉग वी ए बाई वी सी। देखिए मैंने सही सही लिखा। V2 का काम वी ए करेगा, फाइनल वॉल्यूम बाई इनिशियल वॉल्यूम, राइट। और एन आर टी के बदले क्या लिखते हैं? पी ए वी ए या पी सी वी सी, एक ही बात है ना। तो -2.303 पी ए वी ए और लॉग कितना हो जाएगा? लॉग हाफ हो जाएगा ना। तो हाफ का मतलब डायरेक्ट वैल्यू पुट करें चलिए यहाँ से। तो कोई पूछेगा सर पी ए वी ए क्यों लिखे है? तो भाई आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो एन आर टी के बदले पी ए वी ए लिखे या पी सी वी सी लिखे हैं, बात तो एक ही हो जाएगा, राइट। तो डब्ल्यू सी से ए तक का वैल्यू हो गया -2.303 और पी ए वी ए कितना? 20 ना। अब -0.301, 0.3 भी ले सकते हैं इजी होने के लिए। माइनस माइनस बिकम्स प्लस 2.303, 13.8, ओके, प्लस 13.8 लीटर एटमॉस्फेयर। एग्री? तो वहाँ पे टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो टोटल वर्क डन के लिए थोड़ा जगह कम है, तो टोटल कंप्लीट साइकिल का वर्क के लिए हो गया -20 और प्लस 13.8, हाउ मच स्टूडेंट? 6.2 लीटर एटमॉस्फेयर। तो आंसर लीटर एटमॉस्फेयर में है या जूल में है? जूल में है। तो भाई इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -620 जूल हो जाएगा, राइट। तो क्यू निकल जाएगा, क्यू साइकिल तो प्लस हो जाएगा, राइट। देखिए तो आंसर क्या है, यही है ना।
तो अच्छा वेरी फ्रैंकली ये क्वेश्चन टफ था, 5 मार्क्स तो फ्री में है राइट, एडवांस का क्वेश्चन भाई। इसका मतलब सर ये सब ऐसा ऐसा टॉपिक है थर्मोडायनामिक्स वगैरह और मॉडर्न फिजिक्स या वेव, फ्री में मार्क्स मिल जाएगा। थोड़ा सा मतलब एक होता है ना कि बहुत टफ मैकेनिक्स एकदम रोटेशन पढ़े जा रहे हैं, कोलिजन पढ़े जा रहे हैं, उसका 5% यहाँ पे अगर मेहनत कर दे मार्क्स मिल जाएगा, उतना ही मार्क्स मिलने वाला है राइट। लिख लीजिए, दैट्स वाई सिलेबस हर एक पार्ट को पढ़कर एग्जाम में बैठेंगे। इसको हटाएं, अब समझे कि स्टेट फंक्शन कितना एडवांटेज हम लोग को दे देगा। चलिए अब हम लोग इन करने जा रहे हैं प्योर थर्मोकेमिस्ट्री में। अभी तक जो देख रहे थे वो मोटा मोटी रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे चीज़ों को। ओके स्टूडेंट, आप में से कुछ लोग एलिजिबल हैं कि नहीं वैक्सीन लेने के लिए? ऐप बहुत देर से ओपन होता है नहीं, सॉरी इसमें नंबर, अच्छा वेबसाइट काम करता है। आज तो मैं गया था यहाँ पे है ना एक गोपालपुरा दिसपुर में, आज तो देखिए भीड़ ही नहीं था, 4-5 लोग थे। अब मैं अपने वाइफ के लिए, मैं खुद के लिए अभी नहीं लिया हूँ, नंबर ही लगाया हूँ। चलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन, एक लाइन लिख लीजिएगा। ए केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Chemical reaction in which heat is evolved are known as exothermic reaction। एक और पॉइंट लिखिए, chemical reaction in which heat is absorbed, chemical reaction in which heat is absorbed from the surrounding are known as endothermic reaction। यहाँ तक समझ में आ गया? वैसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज करेगा उसको एक्सोथर्मिक बोलेंगे, और वैसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगा, बट कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा? तो रिएक्शन का बात कर रहे हैं तो पूरा रिएक्शन मेरा सिस्टम हो जाएगा राइट। और सिस्टम का नेबर कौन रहेगा? सराउंडिंग।
बायो वाले सारे स्टूडेंट प्रेजेंट है ना? कल लिविंग वर्ल्ड का डाउट का डिस्कशन क्लास है, प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। जितना भी डाउट है उसको कल सुबह सुबह तक नोट करके, सीरियल नंबर भी है, जो भी है आप रेडी रहिएगा, राइट? देखिए स्टूडेंट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को दिखाने का दो तरीका। कहीं कहीं पे रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट प्लस हीट ऐसे लिखा रहेगा, समथिंग लाइक दिस। रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे अब प्लस क्यू लिखा रहेगा, ठीक है? एक तरीका तो ये है, एग्री? और दूसरा तरीका यह है कि रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट और डेल्टा एच के टर्म में लिखा रहेगा, और डेल्टा एच का साइन निगेटिव रहेगा। करेक्ट स्टूडेंट? तो सर अभी तो आप बात कर रहे हैं हीट का और लिख दिए चेंज इन एंथैल्पी। बात कर रहे थे हीट का, लिख क्या रहे हैं? चेंज इन एंथैल्पी। अब चीज़ों को आप बढ़िया से समझ सकते हैं। अगर आपका रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, किस पे हो रहा है? अगर आपका रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे होता है तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऑफ रिएक्शन और चेंज ऑफ एंथैल्पी अलग वैल्यू मिलता है या सेम वैल्यू मिलता है? क्यूपी इक्वल टू डेल्टा एच, राइट? प्रूफ कर दिए ना पहले। दिस इज द वजह कि कहीं कहीं पे हीट के बदले डेल्टा एच से भी काम चलाते हैं, बट अगर हीट के बदले डेल्टा एच लिख रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट रिएक्शन अकरिंग एट कांस्टेंट प्रेशर। करेक्ट ना? इसलिए किसी भी रिएक्शन में हीट के बदले अगर डेल्टा एच लिख रहा हूँ, डिफॉल्ट में क्या मीनिंग रहेगा कि वो रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा होगा। किसी को प्रॉब्लम? तो अब आपको पहले इसी बात को मुझे कभी 11th क्लास में आपको समझाने में थोड़ा तकलीफ हो रहा था, बट अभी आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि क्यू, अगर क्यू इक्वल टू हीट के बदले, हीट और डेल्टा दोनों अलग चीज़ है, बट उसका वैल्यू एक इक्वल हो सकता है एक खास कंडीशन में, दैट कंडीशन इज कांस्टेंट प्रेशर, राइट? चलिए यहाँ तक आ गए। और डेल्टा एच का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? डेल्टा, सर डेल्टा का मतलब होता है, यस, और चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, राइट? तो किसी भी रिएक्शन का फाइनल क्या होता है? प्रोडक्ट। इनिशियल है रिएक्टेंट, इसका मतलब क्या है? लिख सकते हैं सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कोई एक ही नहीं ना रहेगा, मोर देन वन भी तो हो सकता है कंपाउंड। तो सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ व्हाट? प्रोडक्ट, और माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। मैंने इस डेल्टा एच बदले लिख दिया, राइट? पॉजिटिव है या निगेटिव है एक्सोथर्मिक के लिए? सर निगेटिव है, राइट? अरे ये होना भी चाहिए था, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं और एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसका मतलब इस तरफ का एनर्जी ज़्यादा है, इस तरफ का एनर्जी कम है। करेक्ट ना? इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट लेस देन होता है सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। एग्री? देख लीजिए, और अगर उसको ग्राफ से ड्रॉ किया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस, तो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल नीचे रहेगा और रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल कम रहेगा, और जितना अमाउंट से कम होगा वही तो डेल्टा एच है, राइट? तो ये किसका मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया? एंडोथर्मिक का या एक्सोथर्मिक का? एक्सोथर्मिक का। इतना सारे बातें लिखिए फास्ट। ऊपर जनरली नहीं भी जा सकता है, बट मैं ये माइंड में रख के ड्रॉ किया कि सम जनरली वैसा कोई भी रिएक्शन जो स्लो रिएक्शन रहता है, ये आपको सिलेबस में पढ़ रहा है, तो स्लो रिएक्शन में कुछ सम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी पहले देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन। ओके? तो स्लो रिएक्शन का ग्राफ ऊपर जाके नीचे आता है, ठीक है?
बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज ऊपर जाके ही नीचे आएगा। यहाँ तक हो गया। जैसे कुछ इसको इस टाइप का एग्जाम्पल से चीज़ों को समझिए कि मान लेते हैं कोयला के टुकड़ा को, देखते हैं बिल्कुल पत्थर के जैसा रहता है, उसको अगर डायरेक्ट जलाना हो तो उस टुकड़ा में माचिस डायरेक्ट डालिएगा तो नहीं जलेगा, टाइम लगेगा। तो उसको जलाने के लिए क्या करते हैं, चारों तरफ थोड़ा लकड़ी डालते हैं, थोड़ा सा गोईठा डालते हैं, थोड़ा केरोसिन ऑयल डालते हैं, पहले गर्म करते हैं, राइट। वंस इट स्टार्ट बर्निंग तो 2 आवर तक जलते रहेगा। बट इसको जलाने से पहले इसको गर्म करना पड़ता है, करेक्ट। सम अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ता है, ओके। तो इसको इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। एनीवे, यस, बस कुछ नहीं, जस्ट थोड़ा सा पढ़ाया हूँ, एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक, बस यहाँ से कीजिए, बाकी वीडियो देखिएगा, ठीक है। यहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा। इंडोथर्मिक रिएक्शन बता रहे हैं, हाफ पेज छोड़ने से काम चल जाएगा। चलिए, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या है, रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, तो यहाँ पे सम अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ता है, क्यू देना पड़ता है, राइट। तो एक तरीका तो इसका ये है इंडोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का कि रिएक्टेंट, और दूसरा तरीका है कि रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स और डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव। तो डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव, इसका मतलब एनर्जी रिलीज में पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब। तो कहीं कहीं पे ऐसे दिखाया रहेगा समथिंग लाइक दिस कि रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट और प्लस क्यू, मतलब इसमें हीट दे रहे हैं, राइट। बट ये हीट कहाँ से दे रहे हैं, रिएक्शन के अंदर से या बाहर से, सराउंडिंग से सप्लाई कर रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं। तो रिएक्शन के लिए हम लोग सराउंडिंग हो गए, राइट। तो या तो ऐसे रिप्रेजेंट किया रहेगा, नहीं तो ऐसे रिप्रेजेंट किया रहेगा। तो फिर से सेम बात कि सर हीट के लिए डेल्टा एच यूज कर रहे हैं, तो फिर से मेरा आंसर शायद रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा होगा, करेक्ट, तभी इक्वल लिख सकते हैं। और डेल्टा एच का मतलब चेंज का मतलब सम ऑफ इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि पॉजिटिव लिखा हूं, राइट। ये तो होना भी चाहिए, रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट में कैसे, रिएक्टेंट में थोड़ा एनर्जी देने के बाद प्रोडक्ट बना है, इसका मतलब प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल ज़्यादा रहेगा, रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल कम रहेगा, एग्री। इसका मतलब है H इज ऑल्सो नोन एज हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। तो टोटल हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट, इसको क्या ऐसे पढ़ सकते हैं, टोटल, H का मतलब हीट कंटेंट था ना डिफिनेशन में। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, H का मतलब इंथाल्पी का मतलब था टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, राइट। दैट इज इक्वल टू U प्लस PV, राइट। तो क्या इसको हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं, टोटल हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन टोटल हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट, यहां से ऐसे टोटल हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट लिखते जाइएगा, ग्रेटर देन टोटल हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट्स, लिखिए यहां तक फास्ट। हो गया।
कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ये सब डेटा रटने का रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट बताइए। एक किसका एग्जाम्पल है, इंडोथर्मिक का, एक्सोथर्मिक का। तो सर मोटा मोटी ऑल कंबसन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक ही होता है, राइट। ठीक है, ये कौन सा रिएक्शन, अगेन एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक, ये तो पक्का पता होगा कि इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं वाटर गैस, राइट। हाँ, तो इसको लिख लीजिएगा दोबारा ताकि ये बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए। रेड हीटेड चारकोल पे अगर हम लोग वाटर वेपर का फ्लो करते हैं तो ये गैस बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 गैस। दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड वाटर गैस, ओके। इस कॉम्बिनेशन को, ये दोनों को मिलाकर बोलते हैं वाटर गैस, किसी एक को नहीं। किसी एक को तो कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे, दूसरे को हाइड्रोजन गैस बोलेंगे। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, -394 है। तो जस्ट एक कुछ एग्जाम्पल मुझे आपके सामने रखना था, इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। अब लिखिए, एक नीचे एक लाइन लिखिए। तो अब ये सब डेटा रटने का रिक्वायरमेंट नहीं है, सब क्वेश्चन में दिया रहेगा। चलिए स्टूडेंट लिखिए, इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ रिएक्शन। इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ रिएक्शन। तो इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ रिएक्शन, तो दोनों का अगर एक साथ बोल रहे हैं, इसका मतलब मोटा मोटी प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, राइट। हीट ऑफ रिएक्शन लिखिए, इट इज डिफाइंड एज amount of heat evolved or absorbed. It is defined as amount of heat evolved or absorbed during complete course of reaction. It is defined as amount of heat evolved or absorbed during complete course of reaction as represented by balance chemical equation, as represented by balance chemical equation. एक मिनट, फिर से मैं बोल दूंगा। फिर से सुनिएगा,
It is defined as amount of heat evolved or absorbed during the complete course of reaction as represented by balance chemical equation, एग्री। अब देखिए स्टूडेंट, ये पहले भी आपको क्लास 11th के फाइनल एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा था, थोड़ा सा इसका पढ़ाया था, राइट। तो मैं आपको क्या बताया था कि किसी भी रिएक्शन के सामने जो दिया रहे, या इस पर तो एक्सरसाइज 1 वगैरह में भी मैं ये बात बोला था, राइट। इस रिएक्शन के सामने जो डेल्टा एच रहेगा वो इस रिएक्शन के कोफिशिएंट के लिए रहेगा, करेक्ट। मतलब इसका 1 मोल के लिए वो डेल्टा एच है। अब ये रिएक्शन देकर और तब पूछेंगे कि वेन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, अगर 2 मोल हाइड्रोजन रहेगा तो ये डेल्टा एच उतना ही रहेगा। बजाय सर जो डेल्टा एच सामने लिखा रहता है वो उस रिएक्शन के कोफिशिएंट के लिए मीन करता है, और डेल्टा एच एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ऑब्वियसली अमाउंट ज़्यादा लेंगे तो डेल्टा एच ज़्यादा दिखेगा, राइट। इसलिए बोला गया कि ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के सामने जो रहेगा वो इस इक्वेशन के लिए रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि ऑलवेज ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू नहीं है कि हाइड्रोजन कितना भी लेते रहेंगे तो डेल्टा एच -44 ही मिलेगा। ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ क्लोरीन के लिए वो -44 है। इसका अगर 10 मोल ले लेंगे और इसका भी 10 मोल तो ये हो जाएगा -440, राइट। चलिए, इसका मतलब मोटा मोटी ये हुआ कि सर हीट ऑफ रिएक्शन या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब पूरे रिएक्शन का डेल्टा एच। अब पूरे रिएक्शन का डेल्टा एच का मतलब चेंज ऑफ डेल्टा एच का मतलब सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एग्री। और ये हुआ डेल्टा एच, लेकिन अगर कांस्टेंट प्रेशर रहेगा तो इसी डेल्टा एच को हम लोग हीट ऑफ रिएक्शन भी बोलेंगे, करेक्ट। चलिए, बट ये तो मेंशन कर लीजिएगा ना, अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो क्यू अलग रहेगा और डेल्टा एच फिर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, नहीं तो आप लोग भूल जाइएगा। दिस इक्वल दिस लिख रहे हैं, इसका मतलब मैं दिमाग में सपोज कर रहा हूँ कि प्रेशर इज कीपिंग कांस्टेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। अब हेडिंग बनाइए, फैक्टर विच अफेक्ट हीट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर विच अफेक्ट हीट ऑफ रिएक्शन मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन जो हीट रिलीज या एब्जॉर्ब करेगा वो कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करेगा। आप लोग सोचिए तो एक आध फैक्टर। पहला फैक्टर तो मैं बताता हूं सर, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स टेकन, राइट। कम लेंगे तो कम एनर्जी मिलेगा या रिलीज होगा, और ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा मिलेगा या एब्जॉर्ब होगा, राइट। सेकेंड फैक्टर यहाँ देखिए, वहाँ पे है HCl गैस, राइट। क्या है? HCl, प्रोडक्ट में HCl गैस है, करेक्ट। अगर प्रोडक्ट में HCl लिक्विड रहता तो क्या डेल्टा एच उतना ही रहता या थोड़ा ज़्यादा रहता? ज़्यादा रहता। क्यों सर? HCl गैस से HCl लिक्विड बनेगा तो अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज होगा, राइट। लिक्विड से गैस में जाने में हीट ऑफ वेपराइजेशन वो अपने पास छुपा के रखता है, राइट। वेपर अपने पास एनर्जी छुपा के रखा हुआ है, जैसे ही कंडेंस करेगा तो थोड़ा सा रिलीज कर देगा, राइट। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है ना कि 100 डिग्री वेपर से अगर जलता है और 100 डिग्री वाटर से जलता है, किससे ज़्यादा हार्म पहुंचेगा? वेपर से। क्यों ज़्यादा हार्म पहुंचेगा सर? वो जब बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो 100 डिग्री तो है ही, और साथ में जो अपने पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन छुपाए हुए थे, राइट, वो भी तो रिलीज कर देगा इन फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन, करेक्ट। इसका मतलब है कि HCl गैस के फॉर्म में है
तब डेल्टा एच और वही HCl प्रोडक्ट का लिक्विड के फॉर्म में रहता तो क्या डेल्टा एच सेम रहता या डिफरेंट हो जाता? तो सर थोड़ा डिफरेंट दिखता, राइट। इसका मतलब हीट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इज इट करेक्ट? ये हो गया। तो दो कंडीशन तो बता दिए, सबको लिखेंगे वन बाय वन। पहला कंडीशन क्या है? क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। पहला कंडीशन 1 kg कोयला को जलाएंगे तो जो मिलेगा, और 10 kg को जलाएंगे तो जो मिलेगा सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? सर अलग अलग रहेगा, राइट। तो ये हो गया क्वांटिटी। और दूसरा मैंने जो बोला वो ये हो गया फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट, राइट। अ थर्ड पॉइंट, कंडीशन एट विच रिएक्शन आर अकरिंग, राइट। कंडीशन एट विच रिएक्शन आर अकरिंग, एग्री ना। अगर पूरे रिएक्शन को कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं तब जो वहां पे हीट मिलेगा दैट इज कॉल्ड QV, करेक्ट। और अगर पूरे रिएक्शन को कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड QP, राइट। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे को रखकर और कांस्टेंट प्रेशर को रखकर जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे सेम रिएक्शन को, तो क्या सेम अमाउंट ऑफ हीट मिलेगा या अलग अलग मिलेगा? ऑब्वियसली अलग अलग मिलेगा। इसका मतलब सर मोटा मोटी 3 चीज़ तो निकल कर बाहर आ रहा है। एक हो गया फैक्टर अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। दूसरा हो गया फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। और तीसरा हो गया द कंडीशन एट विच रिएक्शन आर अकरिंग, राइट। हाँ, डेल्टा कांस्टेंट, हाँ। अब कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा तो Q अलग हो जाएगा और डेल्टा H अलग हो जाएगा, ठीक है। ओके, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा तो Q और डेल्टा U सेम हो जाएगा। ओके नहीं, हाँ या ना, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। राइट, ये तो प्रूफ किए है ना। अरे कभी कभी टीचर का इमोशन को भी तो समझिए कि टीचर बोला क्या, क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या मिलाना चाह रहे हैं सेंटेंस को, राइट। या बीच में नेटवर्क का फेज डिफरेंस आ जाता है। नहीं, ये तो मैं देखता हूँ, मैं यहाँ बोलता हूँ तो थोड़ा सा नैनो सेकंड या कुछ सेकंड का गैप के बाद जाता है, राइट। ये क्या हो गया भाई, 90 डिग्री से रोटेट हो गया, राइट। मैं रोटेट नहीं हुआ हूँ, लीजिए अब गायब ही हो गया। ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू द पॉइंट। क्या बोल रहे थे स्टूडेंट? ओके, तो 1 बाय 1 सारे पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। तो हेडिंग बना लीजिए, फैक्टर अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन,
पहला पॉइंट लिखिएगा, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, उसके नीचे लिखिए द हीट ऑफ रिएक्शन वेरीज फॉर, द हीट ऑफ रिएक्शन वेरीज फॉर ए गिवन रिएक्शन with the change in physical state of reactants and products। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, the heat of reaction varies for a given reaction with change in physical state of reactants and products। heat of reaction of a given reaction मतलब reaction are given same reaction right with change in physical state of reactants or products, correct। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यस बोल रहा हूँ, हाँ बोलिए, बोलिए तो। नहीं समझा आपकी बात को। अगर हीट को डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो डिफ़ॉल्ट में मान लीजिएगा प्रेशर कांस्टेंट है। सर ऐसा क्यों? तो मोस्ट ऑफ द काम लैब में जब करते हैं तो लैब में मोटा मोटी प्रेशर कांस्टेंट ही रखते हैं, ठीक है। अब कार्बन को जलाइएगा क्लोज चैम्बर करके, थोड़े मोटा मोटी जनरली हम लोग कोयला का जला रहे हैं, लेट सपोज। अब फिर भी अगर मैं नाम बोल रहा हूँ हीट ऑफ रिएक्शन, लिख रहा हूँ डेल्टा एच, तो मेरा बोलने और करने में कॉन्ट्राडिक्शन है, राइट। बोल रहे हैं हीट के बारे में और लिख रहे हैं डेल्टा एच, तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, राइट। इसका मतलब मैं कम से कम तो 10 बार बात को बोल चुका हूँ कि अगर मैं हीट के बदले डेल्टा एच लिखता हूँ तो डिफॉल्ट प्रेशर का कांस्टेंट मान लेना है, राइट। अदरवाइज हाउ इट इज पॉसिबल कि हीट ऑफ रिएक्शन चेंज ऑफ एंथैल्पी सेम रहेगा? हाँ सेम हो सकता है फॉर वन ऑफ द कंडीशन दैट इज प्रेशर कांस्टेंट, एग्री। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ भी कार्बन को ही जला रहे हैं और यहाँ पे भी कार्बन को ही जला रहे हैं, बट दोनों में डेल्टा एच अलग है, राइट। तो सर डायमंड को तो जलाएंगे नहीं भाई, मतलब नहीं जलाएंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के लिए जलाया जाता है, घबराने की बात नहीं है। तो दोनों में इसमें कम है एनर्जी रिलीज हुआ है, इसमें ज़्यादा रिलीज हुआ है, वजह तो सर डायमंड इतना स्ट्रांग रहा होगा कि इसके अंदर का बॉन्ड को किसी चीज़ का रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए पहले वो एटम में कन्वर्ट हुआ होगा, राइट। तो डायमंड का एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहा होगा, उसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी खर्च हुआ होगा, एग्री। मतलब इतना डेप्थ में आपको जाने का रिक्वायरमेंट नहीं, बस जस्ट मैंने बोल दिया। बट दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है या डिफरेंट है, ये नहीं बोलना है सर दोनों तो सॉलिड फेज ही है। सॉलिड होकर भी स्ट्रक्चर अलग होता है, इसी को तो हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक मैं नाम बोल रहा हूँ BCC, ऐसा नाम सुने हैं, और FCC, दोनों सॉलिड ही है बट दोनों सेम तो दोनों सेम है या अलग अलग है? अलग उसका स्ट्रक्चर है। तो दिस इज द वजह कि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन, इसका भी 1 मोल इसका भी 1 मोल, कार्बन को ही जलाए हैं बट फिर भी एनर्जी से डिफरेंट मिला है, वजह सर दोनों का फिजिकल स्टेट अलग है, दोनों का सॉलिड का स्ट्रक्चर अलग है, राइट। करेक्ट ना, एग्री।
जो मैंने पहला लाइन लिखवाया उसको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे कार्बन ही है, कार्बन का ही 1 मोल है, बट 1 मोल डायमंड है, 1 मोल ग्रेफाइट है, दोनों में एनर्जी अलग अलग है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए व्हेन वी कंपेयर सी एंड डी, सी में कितना मोल वाटर बना है, बोलना स्टार्ट कीजिए भाई, आप लोग से पूछते हैं, नज़र आ रहा है? 1 मोल। और डी में कितना मोल वाटर बना है, और यहाँ पे किसका फिजिकल स्टेट अलग है, प्रोडक्ट का, राइट। बाकी सब कुछ तो सेम है, बट प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट अलग है। किसमें? तो दोनों में सेम, दोनों में वाटर का 1 मोल ही बना है, बट क्या दोनों में हीट सेम रिलीज हुआ या अलग अलग? अलग क्यों हुआ? तो सर स्टेट अलग था, क्योंकि हेडिंग ये था, हीट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, राइट। तो आपको नहीं लगता है कि इसके रेस्पेक्ट में इसमें ज़्यादा रिलीज हुआ? वजह सर यहाँ से यहाँ तक आने में, तो इसका मतलब ये अपने पास बचा लिया, कितना अमाउंट बचा लिया होगा, हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होता है वो बचा लिया होगा इसके रेस्पेक्ट में, राइट। मोटा मोटी अप्रोक्सीमेटली, हमको उससे मतलब नहीं कि कितना किसके रेस्पेक्ट में बचा लिया। मोटा मोटी कहने का सेंस ये हुआ कि इसमें गैस है तो अलग है और इसमें लिक्विड है तो अलग है। इसका मतलब सेम रिएक्शन का, सेम कंपाउंड का हीट ऑफ रिएक्शन सेम अमाउंट के लिए अलग अलग हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल स्टेट, राइट। चलिए, तो ये 2 एग्जाम्पल से चीज़ों को आप समझ गए। तो ये था फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड लिखिएगा, सेकेंड फैक्टर, हीट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। हीट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। चलिए, आपको ये डेटा दिया हुआ है, राइट, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है स्टूडेंट। और इसी एग्जाम्पल में पूछा गया है, व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन completely burned in oxygen, then how much amount of heat evolved? Amount of heat evolved. तो क्या आंसर यही हो जाएगा? एक ही नहीं होगा। तो सर हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, राइट। ये जो वैल्यू दिया हुआ है इस रिएक्शन के लिए दिया हुआ है,
इसका 1 मोल के लिए दिया हुआ, मतलब 12 ग्राम के लिए दिया हुआ, राइट। बट आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें 3 ग्राम के लिए दिया पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे सॉल्व करना पड़ेगा ऐसे। 12 ग्राम से मिलता है कितना, 393.5, मतलब रिलीज कितना रिलीज करता है, रिलीज बोलने में निगेटिव टर्म आ जाएगा उसमें, ठीक है। कितना रिलीज होता है 12 ग्राम से, 393.5 जो किलो जूल रिलीज करता है। तो क्या 3 ग्राम से निकाल लेंगे यूनिटरी मेथड से, एक लाइन बचा रहा हूं, 12 इंटू 3, राइट। तो सर इतना हो जाएगा 393.5/4 किलो जूल, राइट। तो जो मैंने कैलकुलेट जस्ट थोड़ा छोटा सा मैथमेटिक्स यूज किया, सिर्फ आपको बताने के लिए कि 12 ग्राम में अलग और 3 ग्राम में अलग। ये कैलकुलेशन क्या इंडिकेट करता है, हीट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी, राइट। चलिए, ये सेकंड कंडीशन था। थर्ड लिखिए, जल्दी से लिखिएगा, फास्ट। अब हम लोग प्योर थर्मोकेमिस्ट्री की तरफ शिफ्ट कर गए हैं, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट कंडीशन लिखिए, थर्ड पॉइंट, हीट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, हीट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन condition at which reaction is carried out. Heat of reaction also depends on condition at which reaction is carried out. Okay. Heat of reaction also depends on condition at which reaction is carried out. Correct? अब इसको समझिएगा। कंडीशन तो बहुत सारा हो सकता है स्टूडेंट, बट जो मेरे काम का है कंडीशन, उसमें मोटा मोटी हम लोग को जनरली यही मिलता रहता है। इफ़ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो उस टाइम पे हम लोग को क्यू भी मिलेगा, राइट। एंड इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, तो जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो और प्रेशर कांस्टेंट हो सेम रिएक्शन के लिए, सेम गिवन रिएक्शन, रिएक्शन इज फिक्स्ड, तो कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पे क्या सेम हीट रहेगा या अलग अलग हो जाएगा। तब यहाँ पे जो हीट ऑफ रिएक्शन रहेगा, हीट ऑफ रिएक्शन उस वो क्यू भी के बराबर रहेगा, और क्यू भी का मतलब डेल्टा यू के बराबर, राइट। और कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो उस टाइम पे जो हीट ऑफ रिएक्शन रहेगा, उस हीट ऑफ रिएक्शन को हम लोग क्यूपी बोलेंगे, और चांस की बात है कि वो डेल्टा एच के बराबर हो जाएगा। समझ गए, यहां तक आइए। हो गया। हो जाएगा तो बोलिएगा।
क्या कुछ पता चल रहा है कि नेक्स्ट मंथ से कुछ लॉकडाउन ख़त्म होगा? मैं तो लोकल न्यूज़ चैनल देख नहीं पाता। कुछ कोई बोल रहा था कि 5 बजे तक रहेगा कुछ, पता नहीं सर। आज अरे नहीं, अच्छा बोलिए। सब ठीक हो जाएगा। वैक्सीनेशन इसलिए तो जोर पकड़ रहा है। सब लोग वैक्सीनेट हो जाएगा देन व्हाट, तब मोटामोटी ठीक ही हो जाएगा। होप फॉर बेस्ट। बट आपकी पढ़ाई पे कोई फ़र्क आ रहा है? पढ़ रहे हैं ना बढ़िया से? और ज़्यादा ही क्लास हो रहा है, कम तो हो नहीं रहा है। इसलिए अब देखिए उसमें अब इस बात को कोई लोग हैं कि बैठ के इस बात को लेके बैठ के माथा पकड़ के रोते रहेंगे, चलो अब तो जा नहीं रहे हैं। अब उसका टाइम ही चला गया। आपको इतना सोचने का आपके पास टाइम ही नहीं। सुबह से शाम तक इतना क्लास है, इतना एंगेज हो गए हैं आप कि आपको तो सांस लेने का फुर्सत नहीं है। ये सोचने का फुर्सत है कि कैटलिस्ट में जाना है। और प्लस अगर कैटलिस्ट से बुला भी लेंगे तो शुभांकर कितना दिन आए थे आप ऑफिस सेंटर पे? जब मैं बार बार बोल रहा था कि आइए आइए, एक दिन बिरयानी खाने के लिए आए थे, और 1-2 बार ऐसे आए थे, राइट? तो अब उसके लिए तो मुझे डेली बिरयानी का पार्टी देना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए, सब एग्ज़ाम हो जाएगा बढ़िया से, रिजल्ट हो जाएगा सब। तो एक दिन मैं भी पार्टी करेंगे हम लोग साथ में, ठीक है? यहाँ देखिए, लेट अस सपोज ये रिएक्शन है, करेक्ट? देखिए ना, अब मेरा क्वेश्चन ये है वेदांत कि यहाँ पे डेल्टा एच और लेट अस सपोज बहुत सारा ऐसा रिएक्शन रहता है ना जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जैसे जब लैब में काम करते हैं तो 2 चीज़, जैसे हम लोग यहाँ पर जहाँ पे रूम में क्लास कर रहे हैं बैठकर, तो वहाँ का टेम्परेचर और प्रेशर तो मोटा मोटी कांस्टेंट ही होगा, राइट? 1 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर भी मोटा मोटी फिक्स ही है। तो लैब में बहुत सारा ऐसा रिएक्शन रहता है जिसमें 2 चीज़ कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर भी और प्रेशर भी, राइट? मतलब मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और प्रेशर भी कांस्टेंट है इस गिवन रिएक्शन के लिए, ठीक है शुभांकर? दोनों चीज़ कांस्टेंट है। तो और मैंने बोल दिया डेल्टा एच रिएक्शन, क्या बोल दिया? डेल्टा एच रिएक्शन, करेक्ट? तो आप में से किसी का माइंड में आया कि ये फार्मूला लगाएंगे? तो ये फार्मूला अब यहाँ, तो ये फार्मूला लगाएंगे ही नहीं भाई। कितना बढ़िया से तो बोले थे कि ये फार्मूला नहीं लगा सकते हैं रिएक्शन के लिए। ये फार्मूला तब लगा सकते हैं फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस, राइट? वजह क्योंकि यहाँ पे n कांस्टेंट है। पहला बात, n कांस्टेंट है सर? नहीं। दूसरा बात, क्या Cp कांस्टेंट है? मुझे क्या पता है ये मोनो एटॉमिक है या ट्राई एटॉमिक है? नहीं पता है। इसका Cp कुछ और रहेगा, इसका Cp कुछ और रहेगा, इसका Cp कुछ और रहेगा। तो मेरा जो सिस्टम है, सिस्टम मेरा क्या है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मेरा सिस्टम है। तो सिस्टम के अंदर जब व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम रिएक्टेंट साइड टू प्रोडक्ट साइड, तो सबका अलग अलग Cp भी चेंज हो रहा है। एग्री? तो जैसे ही Cp चेंज हो रहा है तो गिवन गैस रहा। दैट्स वाई ए रिएक्शन यहाँ पे मेरे काम का है, इसलिए इसको हेल्प नहीं लेना है अब। इसलिए ए रिएक्शन आपका हेल्प नहीं करेगा। रिएक्शन कहाँ तक हेल्प करेगा? फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस तक, राइट? ऐसा नहीं कि टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिए तो सर ये तो बढ़िया हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट 0 NCP डेल्टा टी, तो मार्क्स मिल जाएगा कितना? -5। तो सर अब ये बनेगा कैसे? तो इसको बनाने का तरीका रहेगा ऐसे।
एच इक्वल टू क्या है, ये लिख सकते हैं यू प्लस पी वी, बोलते रहिए, राइट। एच इक्वल टू व्हाट, एच इक्वल टू यू प्लस पी वी, देन डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू, एग्री, और डेल्टा पी वी, यहाँ तक आ गए। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, और डेल्टा यू, अब पी वी के लिए क्या लिख सकते हैं, पी टू वी टू और माइनस पी वन वी वन, दिस वन इज मोर एंड मोर जनरलाइज। डेल्टा पी वी क्या है, डेल्टा पी वी द चेंज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, राइट। तो अब हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे, और मेरे कंडीशन है, लेट अस सपोज इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, लेट अस सपोज इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, राइट। तब क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू पी डेल्टा वी, राइट। यहां तक आ गए, जल्दी से आइए। ये किस बात के लिए, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, करेक्ट। ये पता है ना कि रिएक्शन के लिए आप इसका भी यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे इसका यूज नहीं कर सकते, राइट। बट इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका यूज इसलिए कर सकते हैं कि यहाँ का मतलब हो गया इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, राइट, उसका चेंज। अब पीवी क्या था, टोटल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट साइड, टोटल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट साइड, टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट साइड, माइनस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट, एग्री। ये हम लोग को पता रहेगा। यहां तक हो गया स्टूडेंट, चलिए। पी वी इक्वल टू एन आर टी, ये तो पक्का लिख सकते हैं, चाहे रिएक्टेंट साइड में हो या प्रोडक्ट साइड में हो। और डेल्टा पी वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर, डेल्टा पी वी क्योंकि आप लिख सकते हैं डेल्टा एन आर टी, राइट। और इसमें कांस्टेंट टर्म है आर, आर को बाहर निकाल सकते हैं, और इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, मतलब कहने का सेंस मैं इसका डिफरेंशियल ऐसे लिख रहा हूं। किसी को प्रॉब्लम, न्यू बैच के स्टूडेंट को इस तरफ किसी रिएक्शन के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट किसी गिवन रिएक्शन के लिए पी वी इक्वल टू एन आर टी में राइट हैंड साइड में दो ही चीज़ तो वेरी कर सकता है, या तो ये नहीं तो ये, आर तो वेरी करेगा नहीं, एग्री। तो क्या इसको हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एन आर टी प्लस एन आर डेल्टा टी। और अगर प्रेशर कांस्टेंट है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, तो क्या यहाँ से P को बाहर निकाल सकते हैं। अगर प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, P एंड T अगर दोनों कांस्टेंट है, तो सर P और T दोनों कांस्टेंट है, तो यहाँ से प्रेशर को बाहर कर लीजिए, और टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये डेल्टा T जीरो हो जाएगा, राइट। तो क्या P डेल्टा V के लिए हम लोग ये लिख सकते हैं, डेल्टा एन आर टी, P डेल्टा V के लिए डेल्टा एन आर टी भी लिख सकते हैं, बट कंडीशन क्या रहेगा, P कांस्टेंट और T कांस्टेंट के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया है, जस्ट पी वी इक्वल टू एन आर टी के डिफरेंशियल लिया, राइट। दोनों तरफ पी वी इक्वल टू एन आर टी का डिफरेंशियल लिया और इस कंडीशन को पुट कर दिया, तो इतना मिलेगा। किसी को डाउट, एन कांस्टेंट नहीं है, P और T कांस्टेंट सिर्फ है। तो सर यहाँ पे एन कांस्टेंट क्यों नहीं है, तो रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन में एन रिएक्टेंट साइड का नंबर ऑफ मोल्स और प्रोडक्ट साइड का नंबर ऑफ मोल्स सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मुझे नहीं पता है, राइट। अब बोलिए यहाँ पे डेल्टा एन क्या है इस रिएक्शन के लिए,
तो सर डेल्टा का मतलब तो चेंज होता है, राइट? डेल्टा एन इक्वल टू, बोलिए सब लोग एक साथ एक सुर में, अब बड़ा सा क्रॉस लगाइए, भयानक वाला। यस, पीवी इक्वल टू एनआरटी गैस के लिए लिखा है, राइट? पीवी इक्वल टू एनआरटी किसके लिए लिखे थे? बोलते ही नहीं, सबसे बड़ा समस्या आप लोग के साथ यही है, गैस के लिए। तो गैस के लिखे थे तो डेल्टा एन भी तो गैस का रहेगा ना, ये गैस था। इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा एन या डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी, करेक्ट। और वो डेल्टा एन जी क्या रहेगा? सम ऑफ, जगह यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जो डेल्टा एन रहेगा वो डेल्टा एन जी है, ठीक है? ये शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा। डेल्टा एन जी क्या रहेगा? सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, राइट, माइनस सम ऑफ, बोले तो सही, कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, समझ गए? तो अब डेल्टा एन जी क्या रहेगा? तो सर अब डेल्टा एन जी तो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, सी प्लस डी माइनस ए, राइट, इस एग्जाम्पल के लिए। इसका मतलब इस कंडीशन के लिए डेल्टा एच का वैल्यू ए रहेगा, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी, विच नाउ बिकम्स इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, राइट? किसी को समस्या, प्रॉब्लम? तो रिएक्शन का डेल्टा एच निकालने का तरीका ये रहेगा, ना कि एन सी पी डेल्टा टी, करेक्ट स्टूडेंट? और यहाँ से डेल्टा, और इस क्वेश्चन में अगर डेल्टा एच दे दें तो डेल्टा यू भी निकल जाएगा। चलिए, तो एक काम करते हैं, एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए। कौन सबसे फास्ट सॉल्व करते हैं? एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 1, ये आप लोग बना के रेडी रखिएगा। एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है। अभी मैं ब्रेक देता हूँ आपको, आज ही चारों बना लीजिएगा, करेक्ट? जो नहीं बनेगा उसको नेक्स्ट क्लास में मैं सॉल्व करूँगा, होगा? 4 क्वेश्चन सिर्फ है, 1 2 3 4, एक्सरसाइज 4। 10 मिनट का ब्रेक लीजिए और 9 बजे तक इसको ख़त्म करके छोड़ दीजिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू स्टूडेंट। हाँ, मैं लाइन पे हूँ।